हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टेट, सुपर टेट, पेपर 2 के वैसे प्रश्नों के बारे में जो कि खूब पूछे जाते हैं और उन्हें आप कैसे आसानी से बना सकते हैं, उसी के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और ऐसा ही वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां से ऐसे वीडियो आप देख सकते हैं जहाँ की आपको सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों कराया गया है। और नहीं तो आपको यूपी टेट, सुपर टेट के प्रीवियस ईयर प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से आप सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि यदि आपको देखना हो तो वहां से आप जरूर जाकर के देख लेंगे। और यदि दोस्तों यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। ये आपको काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए हैं, तो आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपको पूछे गए हैं कि इसमें से कौन सा सबसे बड़ा है, इसके बारे में बताइए। कुछ नहीं करना है, आसानी से आप बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। इसके पावर से कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो इसका पावर है आप देखिए कि किससे कट रहा है, नहीं तो डायरेक्ट आप इसका एचसीएफ ले सकते हैं। इस सभी पावरों का क्या करते हैं, पावर जो होता है ना, जो बड़े बड़े पावर दे दे उनका कुछ नहीं करना है, आपको एचसीएफ लेना है। एचसीएफ किसका, 50 का, 40 का, 30 का, 20 का। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 50 को भी काटेगा, 40 को भी काटेगा, 30 को भी काटेगा, 20 को भी काटेगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या प्राप्त होने वाली है, 10 प्राप्त होने वाली है। जो एचसीएफ होगा 50, 40, 30 और 20 का, ये आपको 10 होने वाला है। तो जो ये 10 है ना, जो एचसीएफ 10 है, इसके पावर में सबसे भाग दीजिए, सबसे क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा। तो क्या आपको आने वाला है, भाग दीजिएगा 10 से इसके पावर में, तो आपको 2 के पावर 5 हो जाएगा। उसी तरह से 3 के पावर 4 हो जाएगा, उसी तरह से 4 के पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 5 के पावर 2 हो जाएगा। 5 के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं तो आप जो कटने वाला है डायरेक्ट आप कटा लेंगे, जो भी आपको कटने वाला है ना डायरेक्ट आप कटा सकते हैं, तो ही आपको यही बात आने वाला है। अर्थात इसका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, उसके पावर में भाग देते हैं। पावर में क्या करते हैं, भाग देते हैं। पावर में एचसीएफ से भाग देते हैं। पावर में जो एचसीएफ है ना, इससे हम लोग भाग देते हैं और ज्यों का त्यों लिखते हैं। अब इसका कैलकुलेशन आपको आसान हो गया, आप आसानी से अब बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। 2 के पावर 5 कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पर 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32, अर्थात इसका वैल्यू कितना होने वाला है, 32 होने वाला है। उसी तरह से 3 के पावर 4 कीजिएगा तो 3 के 9, 9 9 81। इसके बारे में बात कीजिएगा तो 4 के 16 4 के 64। इसके बारे में बात कीजिएगा तो 50 25। इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको, तो सबसे बड़ा दिख रहा है 3 के पावर 4 वाला। 3 के पावर 4 क्या है, 3 के पावर 40 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, ऐसे प्रश्नों को आपको ऐसे बनाना है। जो पावर है, पावर का आप लीजिए एचसीएफ, एचसीएफ से भाग दीजिए, या फिर जो कटने वाला है डायरेक्ट कटा लीजिए। यहाँ पर जो 50 था, 50 की जगह पर आप 2 के पावर 150, 140 इस तरह से भी आप कर सकते थे, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि इसे आप जरूर बना लीजिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं इस तरह से बनाने के लिए। मान लीजिए कि 2 के पावर आपको यहाँ पर 2 के पावर आपको यहाँ पर 50 है, ठीक है ना। उसी तरह से 2 के पावर यहाँ पर 2 के पावर नहीं बल्कि आपको 3 के पावर 150 है। उसी तरह से 4 के पावर आपको यहाँ पर 250 है और 5 के पावर आपको यहाँ पर 150 है। 5 के पावर आपको यहाँ पर 150 है। तो बताइए कौन सबसे बड़ा होगा, 150 है यहाँ पर, ये क्या है 150 है, नहीं लिखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ 5 के पावर 150 है, तो कौन इसमें बड़ा होगा इसके बारे में बताइएगा, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर भी आपको 2 के पावर 250 ही कर दे रहे हैं, 2 के पावर 250 कर दे रहे हैं। इसे आप बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा, इसमें कौन सबसे बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपके प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है इतना बराबर इतना है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आपको पैटर्न देखना है कि ये क्या है। ये 7 49 7/9 है, तो उसके एक साइड में 7/9 के रूप में कीजिए, तभी आप इसका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए 7/9 है, इधर 9/7 है। यदि हम वो उसे उस प्लाट में ले जाते हैं, उस साइड में लेकर जाते हैं, तो क्या हो जाता है, पलट जाएगा ना। तो पलट जाएगा अर्थात 7 ऊपर हो जाएगा और 9 नीचे हो जाएगा। जो हर में है वो जाकर के अंश में हो जाएगा, जो अंश में है वो जाकर के बराबर के उस साइड में जाएगा, तो हर में हो जाएगा। अर्थात ये 49/81 कहने का अर्थ क्या है कि 7/9 का पावर आपका इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 7 49 9 9 81 और इस सब का पावर आपको दिया हुआ है कि 2
x माइनस 6 है, तो बराबर ये हो जाएगा 7/9 और इसका पावर कितना है 9 है। और यहाँ पर गुना, ये जो भाग में है इधर जाकर के गुना में हो जाएगा, तो ये 7 और बटा के 9 हो जाएगा। जो 7 है ऊपर चला जाएगा और जो 9 है इसके नीचे चला जाएगा और पावर ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 7/9 हो जाएगा। पावर क्या होता है, गुना होता है। जब a के पावर m हो और उसका पावर n हो तो इस स्थिति में पावर आपस में क्या होता है, गुना होता है। क्या कोई तकलीफ है? और उसी तरह से जब पावर यहाँ पर जब बेस समान हो और पावर इसके भिन्न हो तो उस स्थिति में क्या होते हैं, पावर आपस में जुट जाते हैं। इतनी तो बात आपको पता होगी। जब a के पावर m इंटू a के पावर n हो तो पावर m प्लस n हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसका पावर क्या होगा, गुना होने वाला है, तो गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा और माइनस 6 दूना के 12 हो जाएगा इसका पावर। ठीक है, और बराबर में इसका ये 7/9 है, इसका पावर क्या होने वाला है, आपस में जुड़ जाएगा क्योंकि बेस क्या है, दोनों का समान है, तो ये आपको 12 हो जाएगा। तो जब इनका बेस आपस में समान है तो पावर भी क्या होंगे, आपस में समान होंगे, पावर भी समान होंगे। अर्थात 4x माइनस 12, जो 4x माइनस 12 है हमेशा किसके बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर। ये माइनस इधर है, उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, अर्थात 4x बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल करके आई, 6 आई। 6 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जब a के पावर n का उसका पावर यदि n कर दिया जाए तो हमेशा पावर आपस में क्या होता है, गुना होता है। और जब a के पावर m हो जाए और इसका हम लोग गुणा कराते हैं a के पावर n से तो पावर क्या होते हैं, जुट जाते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। और जो इस साइड में है तो बराबर के उस साइड में जाएंगे, तो जो गुणा में है वो भाग में हो जाएगा, जो भाग में है वो गुणा में हो जाएगा। बस यही तो इसमें यूज किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही गई होगी। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, आज के टोटल प्रश्न दोस्तों 2020 के आपको एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है कि एक छाता 2 विभिन्न रंगों है, ठीक है ना, जो छाता में है 2 तरह के रंग हैं, 10 त्रिभुजाकार कपड़ों को आपको जोड़ करके यहाँ पर बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े का माप आपको कह रहा है कि 20, 50 और 50 है। ध्यान दीजिए, ये 50 है, ये भी 50 है, ये 20 है। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है, 2 अलग अलग रंग का है, तो इसका कुछ रंग होगा तो ये आपको कुछ अलग रंग का होगा, पुनः इसका कुछ अलग इस तरह से रंग होगा, कुछ इस तरह से इसका रंग होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। ये आपको छाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि छाता बनाने के लिए प्रत्येक रंग के कितने कपड़े की आवश्यकता हुई, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो कितने तरह के, यहाँ पर 10 त्रिभुजाकार यहाँ पर बनाया गया, 10 त्रिभुजाकारों से छाता बनाया गया है। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि 5 कपड़े का एक रंग का होगा और 5 क्या होगा, दूसरे रंग का होगा। 5-5 रंगों में होगा, कोई दिक्कत है, 5-5 रंगों में अर्थात 2 रंगों में होगा, तो 5-5 के आपको संख्या में होगा। तो यहाँ पर त्रिभुज, एक त्रिभुज के बारे में जो इसका साइज है दिया हुआ है कि 50 है, 50 है और आपका यहाँ पर 20 है, आपका 20 है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि कोई एक रंग के बारे में बात किया जाए तो उसका क्या होने वाला है, कपड़े का माप, इसके बारे में बताइए। अर्थात जब हम 5 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का यदि हम लोग माप निकाल दें तो एक रंग के जो आपको कपड़े हैं उनके टोटल माप आपको पता चल जाएंगे। टोटल माप क्या है पता चल जाएंगे, इसी के बारे में आपसे निकालना है। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसे आप निकालते हैं हीरोन्स लॉ से ना, आपको बहुत ही तकलीफ होने वाला है और बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन होगा बहुत ज़्यादा, उतना नहीं करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक साइज है इसका 50 है, इसका भी साइज 50 है और इसका 20 है। आपको दिख क्या रहा है, ये आपको समद्विबाहु त्रिभुज दिख रहा है। इसकी दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। बस यहीं से इसका मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से क्या होगा, ये ध्यान दीजिए, ये क्या होगा, ये लंब होगा। तो ये 2 बराबर भागों में बांटेगा, ये आपको 10 हो जाएगा, ये आपको 10 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालने से पहले ये आपको लंब निकालना होगा। तो लंब निकालिएगा। लंब यदि आप निकालते हैं तो कैसे निकालिएगा, आप जानते हैं कि जो लंब होता है यहाँ पर जो 50 है कर्ण का काम करेगा और ये जो 10 है आधार का काम करेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2500 हो जाएगा और 25 में से 10 का स्क्वायर घटाना पड़ेगा, ठीक है ना, अर्थात 100 घटाना पड़ेगा। तो कितना आएगा, ये आपका 2400 आएगा। 2400 कहने का अर्थ क्या हुआ, 2400 आपका कहने का अर्थ क्या हुआ, 6 चौके 24। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 6 चौके 24, 6 चौके 24 अर्थात 6 चौके 24 कहने का अर्थ क्या है, ये आपको 100 इस तरह से हुआ। तो ये 100 अर्थात 10 बाहर हो जाएगा, इस 4 से 2 बाहर हो जाएगा। तो आपका कितना विकर्ण निकल करके आया, विकर्ण आपका कितना, 10 और 2 20 आपको निकल करके आया। तो जो आपका यहाँ पर आपको होने वाला है, ये लंब कितना होने वाला है, ये लंब हो जाएगा 20√6। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि इसका जो लंब होगा ये आपको 20√6 हो गया। अब बस इसका आपको कैलकुलेट करना है 5 त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो इसका अर्थात जो आपको पूछा गया है, अभिष्ट जो आपको क्षेत्रफल है उसके बारे में आपको निकालना है ना।
जो अभिष्ट क्षेत्रफल है इसके बारे में आपसे निकालना है, कुछ नहीं करना है। तो 5 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब। तो ये जो है कपड़े का माप है, इस माप का है, तो इसका आधार जो है ये वाला काम करेगा, 10 नहीं काम करेगा, 20 काम करेगा, अर्थात 20 गुना आधार गुणा शीर्ष लंब कितना 20√6। तो 20√6 सिर्फ यहाँ पर रख दीजिए और इसी से तो आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से ये आपका 10 हो जाएगा और यहाँ पर 5 दूना के 10 अर्थात ये कितना होने वाला है 1000√6। 1000√6 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है? यदि हीरोन्स लॉ से निकालते हैं तो आपको मुश्किल होने वाला है। तो जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का बन रहा है तो लंब डालेंगे, इसको आधार को 2 बराबर भागों में बांटेगा। जब ये हो जाएगा तो इसका विकर्ण आप आसानी से निकाल सकते हैं। विकर्ण आप आसानी से निकालेंगे तो विकर्ण इसका 20√6 आ गया। विकर्ण कहने का अर्थ क्या है कि ये आपका जो लंबवत ऊंचाई है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, विकर्ण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप आसानी से इसका लंब निकाल सकते हैं और इस तरह से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। इतना कुछ नहीं करना है। जब बहुत कुछ जानते हैं तो तब मन में ही क्रिया हो जाने वाली है कि जो 2500 में से 100 घटेगा 2400 होगा, 10 बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा, 6 अंदर रहेगा, अर्थात इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा, ऐसे ही आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूछे हुए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर कह रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोई प्राकृत संख्या m के लिए गुणनफल m × m+2 × m+4 हमेशा विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा इसके बारे में आपसे बात कर रहा है। आसानी से निकाल सकते हैं, ऑप्शन से निकालिए, जो कह रहा है उसी को इसमें पुट कीजिए। तो हम लोग 7 के बारे में बात करें तो m के जगह पर 7 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा और 7 और 4 आपका 11 हो जाएगा। उस तरह से 3 रखेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 नहीं 3 होगा और यहाँ पर 3 2 5 हो जाएगा और यहाँ पर 4 3 7 होगा। अब 5 जब रखिएगा तो क्या होने वाला है? 5 हो जाएगा, 2 जुटेगा, 7 हो जाएगा, पुनः आपका यहाँ पर 2 जुटेगा नहीं 5 जुटेगा, सॉरी, यहाँ पर आपका 5 2 7 हो जाएगा और 5 4 आपका 9 हो जाएगा। इस तरह से होगा, ठीक है। अब इसमें 2 रखिएगा तो 2 हो जाएगा, गुना आपका कितना होगा 4 हो जाएगा और गुना आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हमेशा किससे विभाजित हो रहा है। जो भी ऑप्शन अब आपको दिख रहे हैं आसानी से आप पता लगा सकते हैं किससे विभाजित हो रहा है। देखिए, ये जो है 3 से विभाजित होगा, ये भी आपको 3 से विभाजित होगा, ये भी आपको 3 से विभाजित होगा और ये भी आपको 3 से विभाजित होने वाला है। अर्थात यदि ऐसा हम लोग करते हैं, कोई संख्या लेते हैं m, उसमें 2 जोड़ते हैं, उसका गुणा कराते हैं, पुनः उसमें कोई संख्या में 4 यदि जोड़ते हैं, उसका गुणा कराते हैं ना, तो हमेशा जो संख्या प्राप्त होने वाली है 3 से विभाज्य होने वाली है। 3 से क्या होने वाली है? विभाज्य होने वाली है। कहने का अर्थ क्या है कि यदि कोई संख्या 1 गुना उससे 2 अधिक अर्थात 3 गुना उससे आपको पुनः क्या हो 2 अधिक, उससे 2 अधिक अर्थात 3 से 2 अधिक अर्थात 5 हो, इस तरह से करें तो ये संख्या क्या होने वाली है? हमेशा ये संख्या 3 से विभाजित होगी। या 1 नहीं 100 भी हम लोग ले सकते हैं, ये 100 हो जाएगा, गुना इससे 2 अधिक, यहाँ पर जो 100 है इससे 2 अधिक, तो 2 अधिक क्या होने वाला है? 102 होने वाला है। यहाँ पर 102 होने वाला है, 2 अधिक 102 और पुनः इससे भी क्या होगा 2 अधिक, इससे 2 अधिक अर्थात 104 यदि हो जाए तो ये टोटल की टोटल संख्या क्या है? 104 हो जाए तो टोटल की टोटल संख्या क्या होगी? आपको 3 से विभाज्य होगी। 3 से क्या होगी? आपको विभाज्य होगी। ये भी आपको यही 3 से आपको विभाज्य होने वाली है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ, जब भी ऐसे आपको है तो ये हमेशा 3 से विभाज्य होगी और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न है आपका, यदि बना सकते हैं तो बनाने का प्रयास कीजिए, वीडियो रोक रोक करके बनाने का प्रयास कीजिए और नहीं तो समझिए। यहाँ पर कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ax² bx + c का एक मूल दूसरे मूल के व्युत्क्रम हो, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो मूल है, मान लीजिए कि मूल कोई अल्फा है तो जो दूसरा अर्थात ये फर्स्ट मूल है, ये क्या है आपका फर्स्ट मूल यदि अल्फा हो तो दूसरा मूल सेकेंड मूल के बारे में बात करते हैं, इसी का व्युत्क्रम है अर्थात 1/के अल्फा है। यही तो बात कह रहा है ना, ठीक है। आगे इसमें कह रहा है कि ये मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो निम्नलिखित में से क्या सही है इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि हम लोग इसके बात करें मूलों के गुणनफल के बारे में, मूलों के गुणनफल के बारे में यदि हम लोग बात करें तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? c/a होता है, c/a होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, ये जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो b कहलाता है और जो c का कोफिशिएंट कहलाता है ये आपको c कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। c का कोफिशिएंट नहीं बल्कि जो यहाँ पर होता है कांस्टेंट उसे c हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो उनका मूलों का गुणनफल, ये क्या है? मूलों का गुणनफल है।
मूलों का जो गुणन होता है, जो मूलों का गुणन होता है वो क्या होता है, c बाई में a होता है, c बाई में a, अर्थात c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू तो c ही है ना, और a की वैल्यू क्या है आपको a है, अर्थात c बाई में a। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये अल्फा है और इसी का व्युत्क्रम है, तो एक कट करके यहाँ पर बचा एक, क्या बचा, एक बचा, तो एक बराबर c बाई में a, इसलिए यहाँ पर क्या निकल करके आया, a और c क्या है, दोनों बराबर हैं। जब ये बात दी है अर्थात यहाँ पर a और c बराबर हैं, तो ऑप्शन नंबर c इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ कितनी बात आपको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है आपसे कि यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ करके, ध्यान दीजिए, यदि मान लीजिए कोई संख्या x है, x के 75% में, x के 75% में 75 जोड़ते हैं, जो 75% है ना, इसमें हम लोग 75 जोड़ते हैं, तब पुनः वही संख्या प्राप्त होती है, पुनः क्या होती है, वही संख्या आपको प्राप्त हो, तो वह संख्या क्या है इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। अर्थात यदि वह संख्या कोई x है तो x का 75% में यदि 75% जोड़े तो वही संख्या प्राप्त होती है। अर्थात x का वैल्यू आपसे ज्ञात करना है, आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। जो x है इसको इधर लेकर के आइए, ये 75 कहने का अर्थ क्या है, 75% कहने का अर्थ क्या है कि 75 बटा के 100, ये क्या होता है 75 बटा के 100, 75 बटा के 100 कहने का अर्थ क्या है कि 3 बटा के 4 हो गया, अर्थात ये हो गया 3x बाई में 4 हो गया। यहाँ पर ये x है, ध्यान दीजिए ये x है, तो ये क्या होगा, ये 3 बाई में 4 इधर जाकर के घट गया, अर्थात x माइनस 3 बाई में 4 हो गया, तो बराबर क्या बचेगा आपका 75 बचेगा। तो ये 4x में से 3x घटेगा, तो ये x बटा के 4 हो जाएगा और बराबर क्या होने वाला है 75 होने वाला है, और 75 में क्या हो जाएगा, ये 4 जाकर के गुणा हो जाएगा, इसलिए x बराबर 5 के 20, या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि 300। 300 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है, मैं ऐसा करता हूँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर x का 75% में यदि 75% जोड़ा जाए तो पुनः वही संख्या प्राप्त होती है, अर्थात उस संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो संख्या प्राप्त होती है, वही काम किया गया है। तो यहाँ पर इसे कैलकुलेट किए हैं, तो ये 3 बटा के 4 हो गया है, x वहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा उधर जाकर के जाएगा, तो ये अब वो घट जाएगा 3x बाई में 4, तो बराबर इधर क्या बचेगा 75 बचेगा, बस इसी को कैलकुलेट किया गया है। क्या कोई कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, यदि 0 से बड़ा या बराबर x है, उससे बड़ा या बराबर 5 है, अर्थात 5 सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है, और यहाँ पर 5 कह रहा है कि जो 5 है उस सबसे छोटा या बराबर है y के, और आपको जो 10 है वो आपको बड़ा या है, आपको 10 क्या है यहाँ पर y से है ना, जो आपको 10 बड़ा या बराबर है, बस यही बात आपसे कर रहा है। तो आपको यहाँ पर x बटा के y का बारे में पूछ रहा है कि x बटा के y का अधिकतम मान पूछ रहा है, जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो मैक्सिमम यहाँ पर इसका मान क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी मैक्सिमम मान क्या होता है, कैसे प्राप्त होगा, जब उसका अंश, ये अंश और हर के रूप में है ना, तो अंश क्या हो अधिकतम हो, अंश क्या हो आपका अधिकतम हो, अंश जो हो मैक्सिमम हो, तो आपको मैक्सिमम मान प्राप्त होता है। साथ साथ आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो इसका हर हो ये क्या हो आपको मिनिमम हो, जो हर हो आपको मिनिमम हो, अंश मैक्सिमम हो, जो अंश हो वो आपको मैक्सिमम हो और जो हर है वो मिनिमम हो, तो ही आपको मैक्सिमम मान प्राप्त होंगे। यहाँ पर अंश मैक्सिमम हो जाएगा और हर भी मैक्सिमम हो जाएगा तो आपको मैक्सिमम मान प्राप्त नहीं होने वाले हैं। जब अंश मैक्सिमम हो और हर मिनिमम हो तब आपको इसका जो अंश बाई में हर के रूप में भिन्न है उसका आपको मान मैक्सिमम प्राप्त होने वाला है। आपको चाहिए मैक्सिमम, अर्थात अंश होना चाहिए मैक्सिमम। अंश है क्या, अंश है x, x का वैल्यू हम ले क्या सकते हैं 0 से 5, 0 से 5, 0 से 5, अर्थात जो x होगा 5 के बराबर होगा या फिर छोटा होगा, अर्थात मैक्सिमम क्या होगा 5 होगा। तो ऊपर हम लोग हमेशा 5 रखेंगे, बटा में y क्या होना चाहिए हमेशा मिनिमम होना चाहिए, y क्या होना चाहिए हमेशा मिनिमम होना चाहिए। तो y क्या है मैक्सिमम 10 है, मिनिमम क्या है 5 है, अर्थात y जो होगा, जो y होगा वो 5 से बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है y का 5 हो जा सकता है। इसी को कैलकुलेट करना है और आएगा क्या, एक आएगा, एक क्या है यही x बटा के y का मैक्सिमम वैल्यू है। इससे बड़ा वैल्यू आपको इस कंडीशन के अनुसार नहीं प्राप्त हो सकता और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं।
अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछाते हैं। कह रहा है कि एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में अपने का दूना हो जाता है। ठीक है ना, अपने क्या हो जाता है, दूना हो जाता है। तो मान लीजिए कि जो मूलधन है ना, जो मूलधन है ये आपका P है, जो मूलधन है ये आपका P है मान लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगा, दूना हो जाएगा। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष के बाद बात करें कि वर्षों जो है बाद, ये कितना हो जाने वाला है, आपको ये दूना हो जाने वाला है। क्या कोई तकलीफ है? इतनी बात तो आपको समझ में नहीं आपको समझ में आ रही होगी कि 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगा, ये आपको दूना हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करें, यहाँ पर यदि हम लोग बात करें कि ब्याज के बारे में, कि ब्याज कितना मिला, जो आपको ब्याज के बारे में बात करें कि ब्याज कितना मिला, अर्थात मिश्रधन में से मूलधन को घटा दीजिए। मिश्रधन कितना हो जाएगा, 2P हो जाएगा, और मूलधन क्या हो जाएगा, आपका P हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ब्याज के बारे में बात करें तो मिश्रधन में से आप यदि आप यहाँ पर मूलधन को घटा दें तो जो ब्याज है ये आपको पता हो जाएगा। इतनी बातों पता चल जाएगी। तो यहाँ पर जो मिश्रधन है कितना, तो जो आपको 2P हो जाएगा और मूलधन क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अर्थात ब्याज कितना मिला 10 वर्ष में, 10 वर्ष में ब्याज उसे मिला P, अर्थात मूलधन के बराबर मिला। क्या कोई तकलीफ है? यहाँ पर आपसे प्रश्न में ये कह रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए कि आपको दर कितना रहा इस 10 वर्ष में, इसके बारे में आपको बात बताना है। ठीक है ना, तो आप जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर आप जानते हैं कि क्या होता है, ब्याज बराबर आप जानते हैं कि PRT बटा के आपका 100। कहने का अर्थ क्या है कि मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा के 100, PRT बटा के 100। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको साधारण ब्याज आपको, यहाँ पर जो ब्याज है आपको P पता है, जो ब्याज है ये आपको P पता है। तो ये आपको ब्याज हो गया P, और ये क्या हो जाएगा, जो भाग में है 100 इधर आकर के गुना में हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए था रेट, आपको चाहिए था कि रेट बताइए कि ब्याज की दर क्या है, रेट के बारे में ना आपको पता करना है। तो रेट को इधर छोड़ दीजिए, बाकी को इधर लेकर के आइए। तो ये तो 100 आ गया इधर, अब रेट को भी लेकर के आइए। अच्छा, रेट को छोड़ दीजिए, बाकी को लेकर के आइए। तो बाकी ये P आकर के इधर भाग में हो जाएगा, और T भी आकर के इधर भाग में हो जाएगा। T है कितना, 10 वर्ष है ना, 10 वर्ष के बारे में बात कर रहा है ना, कि 10 वर्षों में। ठीक है ना, तो ये 10 क्या हो जाएगा, आकर के नीचे हो जाएगा। बस इसी को कैलकुलेट करना है, और जो आएगा आपको R प्राप्त होने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको ये R का कितना आया, 10% का दर आया। जो रेट हुआ ये कितना आया, 10% का रेट हुआ, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कंफ्यूजन है? मैं ऐसा करता हूं कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप आसानी से बात समझ चुके हैं। बिल्कुल ही मैंने आसानी से आपको समझाने का प्रयास किया है, और मैं ऐसा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा। तो इस तरह के सेशन देखने के लिए इस चैनल में बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। और ऐसा ही वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो आप यूपी टेट सुपर टेट के प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीवियस ईयर सभी प्रश्नों को आप देख सकते हैं वहां से, और नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन सभी वीडियो का लिंक है, वहां से जाकर के आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो ऐसा करता हूं कि आप जरूर जाकर के देखेंगे। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में।